हेलो बच्चों। तो जल्दी जल्दी से जो बच्चे कनेक्ट नहीं है फटाफट कनेक्ट हो जाइए। आपकी क्लास कंटिन्यू की जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। अवकलन का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, अवकलज का अनुप्रयोग, यही टॉपिक चल रहा था ना। हम लोगों ने पूरा का पूरा अवकलन का नियम पढ़ लिया था। बहुत बेसिक सा डिस्कशन किया था मैंने और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, है ना। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था, अवकलज का अनुप्रयोग। जल्दी से जो सब कनेक्टेड नहीं है हो जाइए। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, अवकलज का अनुप्रयोग, यही पढ़ रहे थे ना। आप लोगों ने रिवीजन किया था, जो मैंने कहा था थोड़ा ध्यान से आप सब देखिएगा, उसको आप लोग एक दो बार पढ़ के देखे थे। जो चीजें बताई जाएगी अभी बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो आपके लिए काफी नया होगा, तो उसको बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा रिवीजन करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, वरना आप इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ना कंसेप्चुअल चीज है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट काफी कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट को ग्रैब करना है अपने को, है ना। क्या हम कर रहे थे, आपको मैंने बताया था कि अवकलज का अनुप्रयोग में कहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे अवकलन का, यही ना। तो मैंने डिस्कस किया था और कहा भी था कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और एक दो बार सोचिएगा। जब भी आपको परिवर्तन का दर निकालना हो, जब भी किसी दर को निकालना हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अवकलन का। आपको याद होगा कि अवकलन का जो मैंने आपको परिभाषा बताया था वो शुरू ही यहीं से हुआ था, है कि नहीं, कि दर कैसे निकालते हैं, इसी बात से शुरुआत की गई थी। तो उसी दर को ज्ञात करने में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, अवकलन का। तो आपको पता होगा मैंने इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया था कि जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं और बाइक चलाते हैं तो स्पीड को बढ़ाते हैं, यही करते हैं। बाइक चला रहे हैं, बाइक को चलाने के लिए स्पीड को बढ़ाए। अब बाइक को चलाने के लिए जब आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो चाल बदलती है, या आप कह दें उसका जो वेग बदलता है, तो जो वेग में परिवर्तन होता है ना, उसके दर को क्या कहते हैं, त्वरण। इस बात को डिस्कस किए थे कि मान लीजिए आपने अपने गाड़ी के रफ्तार को 10 से 30 कर दिया, तो आपने 10 से 30 किया तो क्या हुआ, आपने उसके चाल को बदल दिया। अगर मैं बात करूं कि सरल पथ है और दिशा नहीं बदल रही है, तो हम बोलेंगे कि हमने उसके चाल को बदल दिया, या हम कह रहे हैं कि उसके वेग को बदल दिया। तो जब आप किसी गाड़ी को किसी सरल पथ पर चला रहे हैं 10 के रफ्तार से और उसको 30 के रफ्तार पे ले गए, तो क्या हुआ, उसके वेग में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने में कुछ समय लगेगा, तो समय के सापेक्ष हुआ। तो समय के सापेक्ष जो आपने अपनी वेग का परिवर्तन किया, उसी को आपने क्या कहा, त्वरण, है ना। उसी प्रकार से स्थिति में परिवर्तन होती है ना। आप एक जगह से चल के दूसरे जगह जाते हैं, तो स्थिति में परिवर्तन का जो दर होता है वो आपका बन जाता है वेग, है ना। तो उसी तरीके से आप ये भी कहते हैं कि मान लीजिए पहले यहां से कुछ दूरी था 50 और अब दूरी हो गया 80, तो आपने अपनी दूरी कितनी बदल ली। पहले कोई गाड़ी यहां से 50 किलोमीटर दूर था, अब वही गाड़ी अब यहां से 80 किलोमीटर दूर है, तो कितनी दूरी बदली 50 से 80 के बीच में, 30 किलोमीटर। अब उसका जो परिवर्तन का दर है वो क्या हो गया, चाल। तो दूरी के परिवर्तन का दर है अपना चाल बन गया। तो इस तरीके से जब भी परिवर्तन की दर की बात की जाएगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग अवकलन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। बशर्ते कि बताया गया था ये परिवर्तन क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। तो परिवर्तन बहुत छोटा होगा तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से मैंने कहा था ढाल निकालने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं अवकलन का। बार बार इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगा। ढाल निकालने में, ढाल समझते हैं आप लोग, ढाल का मतलब होता है ढलान, है ना। आपने देखा होगा कि जब कोई चढ़ाई होती है तो वहां पे ढलान बनाया जाता है, वो जो कोण बनाता है उसको हम लोग ढलान कोण भी कहते हैं, ढाल कोण भी कहते हैं, झुकाव कोण भी कहते हैं। तो उसी में जो ढाल होता है उसको निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका,
उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवकलन का। तो जब कभी ढाल निकालना हो, जिसको हम आज समझेंगे, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे किसका? अवकलन का। और तीसरा, उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। किसके लिए? दोनों को निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? अवकलन का। तो उसको हम लोग कहते हैं उचिष्ट या निम्निष्ट। इन दोनों का मान याद करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अवकलन का। तो याद रखिएगा, ये तीनों चीज आपको कहीं दिखे, उच्चतम निम्नतम मान का बात किया जाए, ढाल निकालने का बात किया जाए, किसी चीज के परिवर्तन के दर की बात किया जाए, है ना, जैसे स्थिति में परिवर्तन की दर निकालनी है ना, दूरी में परिवर्तन का दर निकालना है, या आप कह सकते हैं कि वेग के परिवर्तन का दर निकालना है, तो किसी के भी परिवर्तन का दर निकालना हो तो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं अवकलन। ढाल के लिए कर सकते हैं, उच्चतम निम्नतम मान निकालने के लिए कर सकते हैं उचिष्ट और निम्निष्ट भी कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको एक स्पेसिफिक चीज सीखना होगा कि जब भी आपको उचिष्ट और निम्निष्ट बोलेगा ना, तो वहां पे आपको अवकलन निकाल के और उसको करना होगा इक्वल टू 0। खैर ये मैं समय के साथ आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से बहुत सारी कंसेप्ट है जहां पे आप यूज कर सकते हैं अवकलन। मैं बस इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि अवकलन कब लगाना है, परिवर्तन की दर निकालने में, ढाल में, उच्चतम और निम्नतम मान निकालने में, है ना। समझ आ रही है? कहां निकालना है, इस बात को सिर्फ मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में बैठा दूं। इन 3 जगह पे आप लोगों ने रिवाइज किया था, आप लोग रिप्लाई भी कीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि मैंने आपको बताया था दर निकालने के लिए क्या करना है, अवकलन लगाना है। अब तक आप वही कर रहे हैं, है ना, परिवर्तन की दर निकालें किसी के सापेक्ष अवकलन लगा के, यही कर रहे थे ना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं कि ढाल कैसे निकालते हैं। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि ढाल होता क्या है, और जब आप ये समझ जाएंगे तो निकालते कैसे हैं वो भी समझ जाओगे। तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट लेके मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं कि ढाल कोण क्या होता है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ढाल निकालने के लिए ढाल कोण को समझना जरूरी है। तो आप जरा समझने के लिए ना एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं, उससे कंसेप्ट को कोरिलेट करना आप, और आप मुझे जवाब देना। हो सकता है कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए इससे। आप लोगों ने सीढ़ी देखा है, स्टेयर, सीढ़ी चढ़ने के लिए जो बनाते हैं। तो आप एक चीज देखो, मैंने क्या किया है कि स्टेयर के जैसा कोई शेप बनाया। अब सुनना, अगर मैं कहूं कि ये जो स्टेयर है किस तरीके से बना हुआ है, देखिए, इसको देखिए। अक्सर हमारे घर के बाहर भी बना होता है स्टेयर, आपने देखा होगा। तो वहां पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। या छत पे जाने के लिए भी हम लोग स्टेयर का यूज करते हैं, घर में सबके बना होगा। ये कितना झुका हुआ है, अभी हम डेफिनेशन पे नहीं आते हैं और ना कुछ मैथमेटिकल चीज आपको बता रहे हैं, जस्ट एक कॉमन सेंस। आप इसको देखो जरा गौर से, ये ऐसे है ना, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये चढ़ाई, ये जो बना हुआ आपको दिख रहा है ढलान या ढाल, जो भी आप कह दो, इसका आपको दिख रहा है कि ये एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बन रहा है। एक बार आप सोचो जरा और क्लियर समझने की कोशिश करो। क्या आपको ये एक स्टेयर दिख रहा है? ऐसे स्टेयर बना होता है, इस तरीके से आपका स्टेयर बना हुआ है मान लीजिए, या कोई भी स्ट्रेट लाइन आप समझ लो। अब ये देखिए कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको आप लोग धनात्मक एक्स अक्ष भी कह सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है, ये जो धनात्मक एक्स अक्ष बना हुआ है, उसके साथ देखिए क्या एक कोण बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? हाँ या ना? क्या यही चढ़ाई होती है? आपने देखा होगा बाइक चढ़ाने के लिए भी हम यूज करते हैं। घर के बाहर जब स्टेयर बना होता है तो बीच में एक बना दिया जाता है इस टाइप से कुछ, जिसके सहारे आप बाइक को ऊपर चढ़ाते हैं। ये जो चढ़ाई है ना, चढ़ाई, ये क्या है? ये चढ़ाई जो बना हुआ है, इसका जो एक्स अक्ष के साथ कोण बन रहा है, यही तो हमारा ढलान कोण है। हाँ या ना? ढलान क्या होता है, ढाल क्या होता है? सोचो आप जरा, क्या आपने इस वर्ड को पहले कभी सुना है? ढलान, ढाल। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो ना यार, चढ़ाई। जब किसी चीज पे आप चढ़ाई करते हैं, है ना,
जब आप देखोगे कि कहीं पर भी ऐसा चढ़ाई बना हुआ है तो उसका कितना कोण बन रहा है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। इसको क्या कहते हैं, वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। आप लोग जानते हैं क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब वामावर्त दिशा में। तो जब आप कोई ढाल बनाते हैं, देखिए जब कोई आप चढ़ाई बनाते हैं तो उसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ देखिए वामावर्त दिशा में जो कोण बना है यही आपका है ढाल कोण। ढाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले ढाल कोण को समझना होगा। तो आप ऐसे समझो कि जो चढ़ाई होता है ना, किसी चीज पे आप चढ़ाई करते हैं, वो हमारा ढाल कोण ही होता है, वही हमारा ढलान और ढाल है। मान कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकली क्या होता है, वो तो बाद की बात है। लेकिन आपको पहले यह समझना होगा कि जो कोई चढ़ाई होती है, जो स्टेयर बनाते हैं कोई ऊपर चढ़ाई, ऊपर चढ़ने के लिए, उसका जो भी आपका झुकाव होता है किसके साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ या क्षैतिज तल के साथ का हुआ, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में, वामावर्त दिशा में, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ढाल कोण। क्लियर है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल इसके साथ ही बना के दिखाता हूं, जितना हो सके आप इसको कोरिलेट कीजिएगा। और मुझे जवाब देना, आप सब बताइए जरा मुझे, सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन क्लास अभी कर रहे हैं वो मुझे बताएंगे इस बात का जवाब कि अब मुझे इतना समझाओ, दोनों को देख के मुझे बताइए तो कौन सा ढाल कोण बड़ा है, कौन सा ढाल कोण आपको बड़ा लग रहा है देख के। अगर मैं इसको θ1 मानूं और इसको θ2 मानूं तो मुझे बताइए दोनों में ढाल कोण कौन सा बड़ा है। मयंक बताइए देख के, कौन सा ढाल कोण आपको बड़ा दिख रहा है, एकदम कॉमन सेंस, कुछ नहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, जस्ट समझने के लिए। चढ़ाई बना हुआ है, अब बताओ कौन सा चढ़ाई आपको क्षैतिज के साथ ज्यादा कोण बनाता हुआ नजर आ रहा है। परिभाषा बात की बात है, पहले आपको यह समझना है कि हम ये समझे कि वास्तविकता में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये ढाल क्या चीज है। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में सेकंड में आप बताओ किसमें आपको लग रहा है कि चढ़ाई ज्यादा है। जिसका चढ़ाई ज्यादा है उसका ढाल कोण भी ज्यादा है, एकदम सिंपल। तो इन दोनों में किसका ढाल कोण ज्यादा लग रहा है आपको, 1 या 2, θ1 θ2 दो कोण दिया हुआ है, बताइए किसमें चढ़ाई ज्यादा है। यस बिल्कुल सही, आपका सेकंड में θ2, आप पूरा θ2 नहीं लिख पाते तो सिर्फ 1 और 2 लिख दीजिए, बस हो गया। 1 लग रहा है तो 1 लिख सकते हैं, 2 लग रहा है तो 2 लिख दीजिए, काफी है ना। तो सिंपल फॉर्म में आप जवाब दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं। अभी आप समझिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका ढलान कम है और ये वाला देखिए ज्यादा है। आप इस चीज को समझिए, यहां पर देखेंगे, मान लीजिए ये हम कोई अक्ष मान लिए, कोई क्षैतिज अक्ष है, उसके साथ इसका कोण कम बना और इसको आपने बिल्कुल देखो यहां पे कम कोण बन रहा है, इसको आपने और सीधा कर दिया। तो यही जो आप चढ़ाई देख रहे हैं ना, यही तो ढाल और ढलान है। कंसेप्ट को कोरिलेट कीजिए। तो हम धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, किसके साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, किसके साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, याद करना है किस दिशा में, वामावर्त दिशा में, मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आप धनात्मक एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कोण बनाते हैं वही आपका कहलाता है क्या, ढाल कोण, जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप एंगल, है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं झुकाव कोण या ढलान कोण भी कहते हैं। तो ढाल कोण कह दीजिए, ढलान कोण कह दीजिए, झुकाव कोण कह दीजिए, सब एक ही चीज है। इससे यह पता लगेगा कितना चढ़ाई है। अब समझो, चढ़ाई ज्यादा है इसका मतलब इसका ढाल कोण भी ज्यादा है, चढ़ाई कम है तो ढाल कोण भी कम है। आप देखते होंगे कई बार जहां बांध बना होता है वहां पर ऊपर चढ़ाने के लिए, जहां पर भी आप बांध बना होता है तो आपने देखा होगा ऊपर चढ़ाने के लिए एक स्लांट बना होता है।
वो क्या होता है, वो चढ़ाई ही तो बनी होती है। वो चढ़ाई आप ज्यादा ऊपर कर देंगे तो ढलान कोण ज्यादा हो जाएगा, चढ़ाई थोड़ा कम कर देंगे ढाल कोण कम हो जाएगा। तो इस बात को समझना है। तो हम क्या चाहते हैं, ढाल कोण हमारे लिए कंफर्टेबल कौन सा रहता है, बिल्कुल सीधा ढलान कोण बना दे वो कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा डाउन रखना है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी बांध वगैरह बना होता है तो उसको थोड़ा सा डाउन करके लेके जाया जाता है ताकि उस पर चढ़ाई करने में आसानी हो किसी भी गाड़ी को लेके। खैर प्रैक्टिकली आप समझ में आ गया आपको कि जो चढ़ाई होता है हमारे घर के बाहर भी बना होता है। अगर आपने देखा हो कई बार बाइक वाइक चढ़ाने के लिए हम लोग बना देते हैं, घर के बाहर स्टेयर बना होता है उसके ऊपर भी बना देते हैं, या घर में जो हम सीढ़ी लगाते हैं वहां पर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम जो है वहां पे जो बना होता है आपका स्टेयर, जो आपका सीढ़ी बना होता है वहां पर भी कुछ ना कुछ कोण बन रहा होता है आपके क्षैतिज तल के साथ, या आप वहां पे धनात्मक एक्स अक्ष बना ले उसके साथ। तो यही सब चीज जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ढाल कोण। अब परिभाषा देख लीजिए, किसी भी बिंदु पर अगर आपको क्या बनाना है, ढाल कोण, तो क्या करेंगे, जिस बिंदु पर आपको ढाल कोण बनाना है, जिस बिंदु पर क्या बनाना है, ढाल कोण, उस पर आप एक स्पर्श रेखा खींचे। अगर ये खुद सरल रेखा है तो स्पर्श रेखा खींचने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर कोई वक्र है तो उसके किसी बिंदु पर अगर आपको चाहिए ढाल कोण तो आप क्या खींचे, एक स्पर्श रेखा, और उसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे ढाल कोण। याद कीजिए, किसके साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ। किसके साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ। याद करेंगे इसका परिभाषा भी, किसी बिंदु पर क्या, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं आप लोग, इतना तो इंग्लिश समझते होंगे। एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, है ना, घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग वामावर्त भी कहते हैं। तो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो आप बनाते हैं वामावर्त दिशा में क्या, कोण, उसी को क्या कहते हैं, झुकाव कोण या ढाल कोण या ढलान कोण। लॉजिक क्लियर है। तो जैसे कोई मुझे बोल दे, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा सा और कंसेप्ट को कोरिलेट करता हूं। जैसे कोई आपको बोल दे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, हमने एक ऐसे लाइन खींचा, किसी बिंदु पर आपको बोला जाए कि चलिए इस बिंदु पर मुझे ढलान कोण बना के दिखाइए, या इस बिंदु पर मुझे ढलान कोण बना के दिखाइए। क्या कीजिए, जिस बिंदु पर पूछा जाए ना उस बिंदु पर हम लोग को सबसे पहले बनाना होगा धनात्मक एक्स अक्ष। सभी लोग ध्यान दें, अगर कोई वक्र रहेगा तो उस पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी। अगर खुद ये सरल रेखा है तो आपको स्पर्श भी खींचने का जरूरत नहीं है, खींचेंगे तो वो भी इसी पर ओवरलैप करेगा, इसी पर आ जाएगा। तो जब सरल रेखा रहे तो आपको क्या करना है, जिस बिंदु पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मुझे ढलान कोण क्या है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बिंदु पर आपको बनाना है एक धनात्मक एक्स अक्ष। बिल्कुल उसी बिंदु पर बना दो, कहीं मत जाओ आप। जिस बिंदु पर पूछा आप एक धनात्मक एक्स अक्ष बनाइए, और बनाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज में देखिए कितना कोण बना, जो बना वही होगा आपका ढाल कोण। सिंपल। जैसे कोई यहां पे पूछेगा, कोई बात नहीं, एक धनात्मक एक्स अक्ष बनाएंगे और क्या करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में मोड़ेंगे और देखेंगे कितना कोण है। अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इसको कहूं, यहां का कोण θ1 और θ2 कहूं, तो ये बन गया मेरा ढलान कोण। एकदम सिंपल। अब ये सरल रेखा है ना, तो आप याद रखिएगा सरल रेखा में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या पता है, उसके सभी बिंदुओं का ढलान कोण समान होता है। और कहोगे नहीं सर मैं नहीं मान रहा, तो यहां से चेक कर लो, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होगा। इतना तो मैथमेटिक्स आप जानते होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़ा बहुत पहले पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि जो ये हमारा कोण है, ये दोनों क्या होगा, सेम, समान। क्या हमेशा होगा, आंसर है नहीं। कब होगा, जब सरल रेखा है। सरल रेखा जो भी होगी उसके सभी बिंदुओं का ढलान कोण कैसा रहता है, समान। अब चाहे तो इस पॉइंट को नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि जितने भी सरल रेखा होते हैं, है ना, यह सरल रेखा के सभी बिंदुओं का ढलान कोण या ढाल
आगे पढ़ेंगे ढाल क्या होता है, बट ढलान कोण अभी आप समझिए, ढलान कोण या ढाल दोनों लिख लीजिएगा, समान होता है। ढलान कोण जब समान होगा तो ढाल भी समान होगा। ढलान कोण और ढाल में थोड़ा सा फर्क है, देखेंगे कि वो फर्क क्या है, बट अभी आप ये याद रखेंगे जब भी सरल रेखा होगा उसका जो बनने वाला है क्या, ढाल कोण, वो समान रहेगा। अच्छा, यही काम अगर वक्र के लिए पूछा जाए, किसके लिए, कोई वक्र के लिए, वैसे मैं बताऊं, मैं तो शॉर्टकट में वक्र के लिए भी आसानी से निकाल लेता हूं, बट आपको मैं प्रॉपर तरीका बताता हूं। कोई वक्र दे दिया गया और इस वक्र में आपसे बोला गया कि बताइए इस जगह पे क्या होगा ढलान कोण। क्या करेंगे, अगर आपको किसी वक्र पे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर खींचना है एक स्पर्श रेखा। आप जानते होंगे खींचना, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं। जिस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचने के लिए बोला जाए और आपको ना पता लगे सर आपने इस पर क्यों नहीं खींचा, इस पर भी खींचते लेकिन कोई फर्क नहीं, वो ये सीधा रेखा ही बनता है ना। तो इस वक्र पे अगर आपको बोला जाएगा स्पर्श रेखा खींचने, तो आप क्या करेंगे, इससे थोड़ा पीछे और इससे थोड़ा आगे 2 पॉइंट बना लीजिए और इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए एक सीधा रेखा बना के। जिस पॉइंट पर बोले मैं इसी कंसेप्ट को फॉलो करता हूं, आप भी यही कीजिए। जिस पॉइंट पर बोला जाए उसे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे 2 पॉइंट लीजिए और दोनों को मिला देना है एक स्ट्रेट लाइन से, सिंपल। अब आपको देख लेना है कि यहां पे कितना कोण बन रहा है, चेक कर लीजिए। यही जो कोण बन रहा है यही है आपका ढलान कोण, या यही है आपका ढाल कोण, तो आसानी से कर सकते हैं। तो जब कभी भी वक्र दिया जाए तो कोशिश कीजिए कि स्पर्श रेखा खींच ले। अच्छा, सरल रेखा पे क्यों नहीं खींचे सर, खींच लो, जो मैंने कंसेप्ट कहा वही आप लगाएंगे ना। किसी को अगर डाउट लग रहा है कि नहीं सर मुझे सरल रेखा पर भी खींच के बताइए, तो जिस बिंदु पर आपको बोला गया उससे थोड़ा पीछे थोड़ा आगे आप एक लाइन खींचेंगे, तो बताइए क्या ये लाइन इसी स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा, तो इसीलिए खींचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, वक्र पे जरूरत पड़ती है। कोई आपको बोले कि चलिए यहां बताइए, अगर आपको यहां पे पूछा गया कि ढलान कोण क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचना है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे 2 पॉइंट लीजिए, दोनों को मिला के आपको एक स्पर्श रेखा खींचना। और ये कंसेप्ट आप सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आगे भी बहुत बार यूज होने वाला है। और इस जगह पे आपसे पूछा गया है तो धनात्मक एक्स अक्ष बनाइए और देख लीजिए कितना कोण है। ये θ1 और ये θ2 मान लो। अच्छा, आप अगर एक बात गौर कर पा रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, सरल रेखा में हर जगह पे कोण सेम बना था, वक्र में ऐसा नहीं है। वक्र में क्या हो रहा है, θ1 θ2 पे गौर करो और मुझे बताओ तो कहां का कोण बड़ा है, बताएंगे आप लोग जल्दी से, जो लाइव है बताओ। θ1 θ2 को जरा गौर से देखो और मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा कोण आपको बड़ा दिख रहा है। जो दिख रहा है वही बोलना है, आपको ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होने की जरूरत है। आप 1 2 लिख दीजिए, इस 1 2 में ज्यादा बड़ा कोण आपको कौन सा दिख रहा है, एकदम सिंपल दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर है कि कौन सा कोण इसमें बड़ा दिख रहा है आपको। 1 और 2 में देखना है कि कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा ढाल ऐसे उठा हुआ है वो बड़ा है, जो डाउन है वो कम है। तो अब देखो कौन सा ढलान कोण आपको बड़ा दिख रहा है, 1 या 2? 2 बड़ा है, ध्यान से देखिए आपको पता लग जाएगा 2 बड़ा है। 1 ऐसे है, मेरे हाथ की तरफ ध्यान दो, 1 ऐसे है, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ 1 ऐसे है, और 2 कैसे है, 2 ऐसे है, 1 2 2 के पैरेलल करके देखो, 2 ऐसे है 1 ऐसे है। तो आप मुझे बताइए जब आपका 2 इस तरीके से ऊपर उठ गया तो कौन बढ़ गया ना, यस और नो, दिखा आपको, क्लियर है। तो जो वक्र होती है उसमें सभी बिंदुओं का ढलान कोण सेम नहीं होता है, ये भी आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्या किसी वक्र में या वक्र में सभी बिंदुओं का ढलान कोण या ढाल कोण समान नहीं होता है, जबकि सरल में क्या हो रहा है, हर एक बिंदु का ढाल कोण या ढलान कोण सेम बनता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट को समझना है कि जब कभी भी आपको बोला जाएगा ढलान ढाल, तो आपको यही देखना है कि वो चढ़ाई पे कितना कोण बन रहा है। जस्ट प्रैक्टिकल समझने के लिए, एक चढ़ाई बना हुआ है, ज्यादा ऊंचा चढ़ाई है इस तरीके का तो ज्यादा है ढलान कोण, कम चढ़ाई है कम है ढलान कोण, समझो। तो बहुत इजी है, इसको आप बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। बट
आपको समझना और याद कैसे रखना है, अगर परिभाषा में बोला जाएगा तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा किसके साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी देखना होगा तो आप धनात्मक एक्स अक्ष के साथ देखेंगे। किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आप देखेंगे कि वो कितना कोण बना रहा है, वही आपका ढाल कोण या झुकाव कोण कहलाएगा। तो इस तरीके से सरल रेखा का पूछे आपसे, वक्र का पूछे, बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर आपको समझ में आ गया है तो एक आध खुद से आप बना के देखो, और हाँ आपको सरल रेखा और वक्र का ही दिया जाएगा, अगर आप समझ गए तो इजीली बना लेंगे। चलिए आप खुद से इसके लिए बना के देखो, खुद से बना के देखो, फिर आप मेरे साथ मैच करना। यहां पर बना के देखिए, एक यहां पर बना के देखिए, दोनों जगह पे आप बना के देखिए। ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 अपने कॉपी में बनाओ, सेम है बिल्कुल। और ये थोड़ा सा मैं अलग दे रहा हूं, इसका भी बना के देखिए। ये लीजिए, खुद से बना के देखो, बहुत इजीली बना सकते हैं। और आपको प्रैक्टिकली फील आया, प्रैक्टिकली भी आपको फील आना चाहिए अच्छे से। ये 1 और ये 2, प्रैक्टिकली आपको फील आना चाहिए कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हर दिन आपको ये ढलान ढाल सब दिखाई देता है। बस थोड़ा सा मैथमेटिकली आप उसको समझ रहे हैं, जो आज तक आपने देखा था बस उसको थोड़ा कंसेप्चुअली कोरिलेट करना है कि हमारे लाइफ में जो हमें दिखाई देती है वो कैसे कनेक्टेड है हमारे कंसेप्ट के साथ। बस अपने सब्जेक्ट के साथ उसको कनेक्ट कीजिए, प्रैक्टिकल जो आपके आसपास है वहां से देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यहां बनाना है तो ये सरल रेखा है, कुछ नहीं करना है, एक धनात्मक एक्स अक्ष बनाइए और घुमा दीजिए वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, बन गया कोण। ऐसे ही यहां पर देखिए, धनात्मक एक्स अक्ष खींचेंगे, फिर से घुमा देंगे, ये बन गया कोण। सरल रेखा है, दोनों जगह पे आपको जो ढलान कोण मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, बिल्कुल सेम, सिंपल। इसी तरीके से यहां पर देखना है, ऐसे बनाइए। अच्छा, मैंने क्या कहा था, वहां एक स्पर्श रेखा बना लो। वैसे मैं अक्सर जब बनाता हूं तो मुझे तो स्पर्श रेखा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, मैं डायरेक्ट ही दिखा देता हूं। बट आप ऐसे ही बना सकते हैं, जब आप भी बनाते बनाते आपको सब कुछ अच्छे से फील आने लगेगा तो आप भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप दिखा दीजिएगा ये रहा सर। बट अभी आप इसको समझने के लिए, कंसेप्चुअली क्लियर होने के लिए आपको एक छोटा सा स्पर्श रेखा बनाना है। इन दोनों पॉइंट को मिला के एक स्पर्श रेखा बना लीजिए, और ये बना दी हमने। यहां बनाना है तो कैसे बोला था, स्पर्श रेखा बनाने के लिए आगे भी जरूरत पड़ेगी तो याद रख लीजिए। स्पर्श रेखा बनाना हो तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे, 2 पॉइंट लेंगे और इन दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, हो गया खत्म, सिंपल। और जहां पर आपसे पूछा गया है वहां पर इस तरीके से दिखा देंगे, देख लीजिए। तो इस तरीके से जब भी आपको बोला जाएगा ढलान कोण बनाने के लिए या ढाल कोण बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहां खुद आप देख लीजिए, 1 और 2 में आपको कौन ज्यादा लग रहा है, जवाब दो। मयंक, मुस्कान, बताइए 1 और 2 में कहां पे आपको ज्यादा लग रहा है ढलान कोण। तो इसको निकालने के लिए, मतलब जब आपको ढाल निकालना होगा तो हम वहां पर भी अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इन सब जगह पे भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी ये कभी सेंटेंस में आपको दिखे तो आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि एक तरीका अवकलन भी है जिससे इसका मान निकाला जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग 3 तरीके से ढाल निकालने वाले हैं, उसमें एक तरीका अवकलन का भी होता है। तो सभी तरीकों को सीखेंगे बारी बारी से। हाँ, यहां पर 1 और 2 देखोगे तो 1 और 2 में देखिए ज्यादा कोण कहां पे है, 1 पे। 1 का कोण ज्यादा है, ध्यान से देखो, ये कोण देखना होता है ज्यादा। मैं क्या बताया हूं अभी आपको, ज्यादा उठा हुआ है ज्यादा कोण है, ऐसे डाउन है कम कोण है। जो उठा हुआ है आपके धनात्मक एक्स अक्ष के साथ ज्यादा कोण बना रहा है, जो डाउन है वो कम कोण बना रहा है। तो यहां पर आप देखिए, ये जो θ1 है ऐसे है, जब θ2 की बात करेंगे ये डाउन हो गया, इसको देखना है आपको। ये लाइन यहां पे आके डाउन हो गया है,
यहां पे आके ये लाइन उठा हुआ है, तो ये लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ढलान कौन ज्यादा बना रहा है? ये डाउन है, कम बना रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा कौन है? θ1। दिक्कत आएगी, वीडियो को आप बार बार रिप्ले करके देखना, है ना, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब कंसेप्ट आपको काफी यूज आएगा, और ये सब चीजें तुरंत बता दी जाती है। मैं आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि प्रैक्टिकली को रिलेट कर सको आप। तो आपको जब इतना मेहनत से बताया जा रहा है तो उसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए और आप पहचानने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख ना रही है बड़ा कोण बन रहा है, एकदम नॉर्मली दिख रही है, कोई मैथमेटिकल टूल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखो θ1 का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, ये कम है। यहाँ देखिए, देखिए ये गैप कितना कम है, ये गैप कितना ज्यादा है। तो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो ये बना रहा है स्पर्श रेखा, यही तो आपको ढाल कोण बना के दे रहा है। तो परिभाषा भी याद रखना है, किसके साथ बनाना है कोण? धनात्मक एक्स अक्ष के साथ। और किस दिशा में लेना है? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में। ये दो चीज हमेशा माइंड में आपका होना चाहिए। जब कभी भी आप निकालेंगे ढाल कोण या ढलान कोण, तो सबसे पहले एक्स अक्ष बनाएंगे और धनात्मक ही लेना है, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ लेंगे आप। तो धनात्मक एक्स अक्ष बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे कोण को, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी का भी ढलान कोण। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। फिर हम अगले क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कि ढाल कैसे निकालते हैं, और ये जो वैल्यू है वो कब धनात्मक देता है ढाल और कब ऋणात्मक देता है। जो आप बना रहे हैं वो आपको पता है कोण 90 से बड़ा भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। तो 90 से छोटा जब जब बनेगा तो आपका जो ढाल निकलेगा वो सब धनात्मक आएगा, और जब 90 से बड़ा बनेगा तब जो आप ढाल निकालेंगे वो ऋणात्मक आएगा। तो इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संभावनाएं होती है। तो पहले तो आप ये कंसेप्ट समझ लो कि कैसे बनाते हैं। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। चलिए, आप एक होमवर्क है, बना के देखना खुद से। ये लो, यहां बना के देखना और यहां बना के देखना, दोनों जगह बना के देखिएगा कि कैसे बनता है आपका ढाल कोण, है ना। फिर बाकी डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। तो काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो इन सब चीजों को रिवीजन करना है। कोई दिक्कत आए तो वापस से वीडियो देखना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप, देख के आपको खुद आ जाएगा। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।